कल अपन ने जो थप्पड़ थोड़ा बहुत वो पढ़ा था अपन ने। पहले इसको मिटा लेते। कल हमने थर्मोडायनेमिक्स में टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली थी। तो कल तक जो पढ़ा था वो क्या क्या पढ़ा था एक बार बस। थर्मोडायनेमिक्स। तो कल तक जो चीजें हमने पढ़ी थी उसमें हमने सिर्फ इतना पढ़ा। एक चीज हमने पढ़ी उसमें, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है। ठीक है ना। कितने टाइप के सिस्टम होते हैं पढ़ा। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और बोलो आइसोलेटेड सिस्टम। डन। बाउंड्री हमने पढ़ी थी कितने प्रकार की होती है, रिजिड होती है और फ्लेक्सिबल होती है। करेंट है। इसके अलावा कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग पढ़ी थी अपन ने। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग तो हमने क्या बोला था, डायाथर्मिक। डायाथर्मिक बोली थी क्या बेटा। हाँ, डायाथर्मिक बोल सकते दोनों दिशा में। क्यों बेटा, तुम लोग को क्या कहते हैं, आवाज आ रही है कि ढोल धमाके की ऑनलाइन में, क्योंकि आज थोड़ा डिस्टरबेंस है ये। नहीं, क्लियर तो आ रही है। क्या हुआ ये आशीष, तुम लोग को बेटा ढोल धमाके की आवाज आ रही है क्या, बहुत ज्यादा नहीं आ रही। चलो ये तो अच्छी नहीं आ बात। रही। चलो तो ये इतनी बातें अपन ने पढ़ ली थी लास्ट क्लास में, ठीक है ना। बोल बेटा इतना खुश क्यों है। अच्छा, इसके बाद में जो चीजें हमने पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था एक और टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ना चालू किया था। और पढ़ा था प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होती है। एक एक्सटेंसिव पढ़ी थी और एक इंटेंसिव पढ़ी थी। इसमें हमने पढ़ा था जो अमाउंट पे डिपेंड करती है वो इंटेंसिव नहीं, जो एक्सटेंसिव होती है वो अमाउंट पे डिपेंड करती है, इंटेंसिव अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। इसके कई एग्जाम्पल हमने कल पढ़े थे। अब अपन ने इसके बाद और क्या चीज पढ़ी थी बताओ मेरे को जल्दी से। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस तो पढ़े थे, और भी कोई चीज पढ़ी थी उसके अलावा क्या हमने। हमने पढ़ा था स्टेट फंक्शन क्या होते हैं और पाथ फंक्शन क्या होते हैं, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन भी पढ़ लिए थे। बताएगा कोई स्टेट फंक्शन क्या होते थे। स्टेट फंक्शन वो होते थे जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते थे, और पाथ फंक्शन वो होते थे जो पाथ पे डिपेंड करते थे। पाथ फंक्शन के दो फेमस एग्जांपल कौन कौन से बताए थे, वर्क एंड हीट। वर्क एंड हीट बताए थे, ठीक। वो हरदम पाथ फंक्शन होते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी हम लोग देखेंगे कि वर्क एंड हीट पाथ फंक्शन है लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन में, ठीक। जैसे फिजिक्स में कई बार अपन देखते हैं, तो वो लास्ट क्लास में किसी बच्चे ने बोल दिया था कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वर्क। तो वर्क तो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखता है। तो उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप फिजिक्स में पढ़ते हो तो उस समय आप सिर्फ बात कंजर्वेटिव फोर्सेस की कर रहे हो, मतलब आप वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात नहीं कर रहे हो। जब आप WPE पढ़ते हो तो उस समय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आ जाते हैं। तो उस समय हम बोलते हैं नहीं नहीं, वर्क डन भी पाथ पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शन वहां पे ऑपरेट करने लग जाता है, ठीक है ना। खैर, तो वर्क डन हरदम पाथ फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है बेटा इतनी बात। हीट क्या हरदम पाथ फंक्शन होता है, हीट क्या हरदम पाथ फंक्शन होता है, नहीं ये भी जरूरी नहीं है। हीट भी हरदम पाथ फंक्शन हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ना चालू किया था टाइप ऑफ प्रोसेस। टाइप ऑफ प्रोसेस में मैंने आपको कल बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था, कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में मैंने आपको ये बताया था कि टेम्परेचर क्या होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, कांस्टेंट होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कल हमने पढ़ा था, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो यहीं से चालू कर लेते हैं, है ना। फटाक से लिंक बनाते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर का जो चेंज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है।
तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है। कुल मिला के आइसोथर्मल प्रोसेस को समझेंगे। मान लो मेरे पास ये एक वेसल है, इसके अंदर ये एक पिस्टन लगा हुआ है और मैंने इसमें भरी हुई है क्या, आइडियल गैस। करेक्ट है थी बात, आइडियल गैस भरी हुई। अब इसको दो काम में कर सकता हूँ। एक काम में कर सकता हूँ पिस्टन को कंप्रेस कर दूं, और दूसरा काम मैं कर सकता हूँ कि पिस्टन को मैं फ्रीली एक्सपांड होने दूं। बोले बेटा, यदि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, इसके बावजूद 6 ये हो गए, और इधर तो दूरियां बढ़ गई, 3 4 5 6 दूर दूर हो गए यहाँ पे। इसके बावजूद ये प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, कैसे आइसोथर्मल हो सकता है, इस प्रोसेस में वर्क डन ऑन दी सिस्टम हुआ है, मतलब सिस्टम कॉम्प्रेस हुआ है। मुझे कौन बच्चा बताएगा, यदि सिस्टम कॉम्प्रेस होगा तो एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? सब लोग आंसर दे सकते हैं, ऑनलाइन में भी बच्चे चाहें तो आंसर दे सकते हैं अपना। यदि मान लो कोई प्रोसेस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? कॉम्प्रेस हुआ है सिस्टम, बेटा सिस्टम कॉम्प्रेस हुआ है, चीजें पास पास आई है, तुम लोग दूर दूर बैठे हो, मैं सबको पकड़ के एकदम सटा दूं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गिर जाएगा? बढ़ जाएगा ना। जिस समय बहुत सारे बच्चे क्लास में आ जाते हैं उस समय एसी काम करना बंद कर देता है, आपने देखा, क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठे आ जाएंगे, हीट बढ़ जाएगी। हालांकि उसमें अलग भी चीज होती है, मतलब बॉडी की हीट रिलीज होती है इसलिए, ठीक। खैर, कंप्रेस करने पे टेम्परेचर क्या करना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है, आइसोथर्मल टेम्परेचर बढ़ा नहीं, घटा नहीं, टेम्परेचर सेम रहा। तो वर्क के कारण तो टेम्परेचर क्या था, बढ़ना था, लेकिन टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं। इसका मतलब जितना सिस्टम पर वर्क हुआ उतना ही सिस्टम ने हीट क्या करी होगी, रिलीज करी होगी। बोलो बेटा, क्लियर थी बात? आपको पिज्जा खिला दिया, इसका मतलब आपको एनर्जी दी, लेकिन आपको उतने ही 2 किलोमीटर बोले चलो भग के आओ, तो उतने की एनर्जी आपकी चूस ली, तो जितनी एनर्जी दी उतनी एनर्जी निकाल दी, तो आपका टेम्परेचर का चेंज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इधर आ जाओ बेटा, यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी सेम कहानी अपन ने करने की कोशिश करी। क्या किया अपन ने, यहां पर अपन ने एक्सपांशन किया। एक्सपांशन में क्या होगा, सिस्टम ठंडा पड़ जाएगा। अरे गैस के मॉलिक्यूल वर्क करेंगे ना, तो वो एक्सपांड होंगे, जब वो एक्सपांड होंगे तो वर्क होगा, वर्क होगा तो एनर्जी कंज्यूम होगी, तो सिस्टम क्या होगा, ठंडा पड़ जाएगा। मैं तुमसे बोलूं चलो 20 किलोमीटर भाग के आ जाओ, तो बेटा सारा मतलब जितना अंदर मतलब टेम्परेचर होगा सबका सब तो नीचे ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना सारा वर्क हो गया, एनर्जी तो बाहर हो गई। इसके एक्सपांड होने के बावजूद भी इसका टेम्परेचर नहीं बदला, क्योंकि प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है। मतलब जितना भगा भगा के काम कराया उतना ही क्या हुआ, खिला दिया, एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब कर ली। बोलो बेटा, तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, इनमें टेम्परेचर का चेंज जीरो क्यों आया? एक लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, जो क्या कहता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। बोलो बेटा, अब कोई प्रोसेस यदि आइसोथर्मल है तो उसमें डेल्टा यू की वैल्यू क्या होती है, बताओ, जीरो होती है, क्योंकि डेल्टा यू बराबर क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी होता है, जहां पे एन है गैस के मोल, सी है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी क्या है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है। क्लियर थी बात? जिन्हें नहीं पता कि सीवी क्या है, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लो। वैसे तो आप मतलब पहले पढ़ चुके हो जो चीजें, जो भी 11th 12th बच्चे पास है, यदि आपको 11th पास है तो पता होना चाहिए सीवी क्या होती है, पर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अब ध्यान से सुनो, सीवी क्या होती है। सीवी का मतलब होता है, बोलो क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, या मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि सीवी एम बोल दिया, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब होता है कि यदि आपके पास स्पेसिफिक हीट के केस में बोल रहे हैं, मोलर के केस में बोल रहे हो, तो एक मोल गैस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड एज सीवीएम। बोलो बेटा, एक मोल गैस थी, तापमान बढ़ाया 1 डिग्री से, एक मोल गैस थी, तापमान बढ़ाया 1 डिग्री से बोलो बच्चे, एक मोल गैस का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाया गया, जबकि गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया था। इसमें जो हीट देनी पड़ी वो होती है सीवीएम। डन? क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को? हाँ आशीष सर, फिजिक्स क्या सवाल पूछ रहा है, एक सेकंड रुकना आशीष, में पढ़ नहीं पाया बेटा सवाल।
सर फिजिक्स में Q बराबर U प्लस W लिखते हैं, फिर यहाँ ऐसा क्यों? बेटा वो उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। वो गैस का वर्क को अलग तरीके से देखते हैं, वो गैस के वर्क को ऐसे देखते हैं कि हम जैसे देख रहे हैं, हम किस आधार पे देख रहे हैं, हम इस आधार पे देख रहे हैं गैस के वर्क को, जैसे कि कोई गैस एक्सपांड हुई है ना बेटा, तो हम एक्सपांड हुई तो हम बोलते हैं वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव। तो हम किसका वर्क डन देख रहे हैं, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है, हम सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, फिजिक्स वाले क्या कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर बैठ करके देख रहे हैं। इसलिए यदि उनका हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू लिखा तो उसमें वैल्यू गलत आएगी, लेकिन आंसर दोनों में सेम आएगा। सिर्फ थोड़ा सा इंतजार करो, अभी अपन चैप्टर के सिर्फ बिगनिंग में मैं एक एक बात एक्सप्लेन आपको करूंगा। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में डिफरेंस है, पर आंसर दोनों से सेम ही आएगा, अलग आंसर नहीं आएगा। क्लियर बेटा? वी विल कम ऑन दैट, डब्ल्यू का डोंट वरी। साइन चेंज हो गया या बाकी सबका? क्या बेटा? सर सिर्फ डब्ल्यू का साइन चेंज हो गया या बाकी और का भी है चेंज? नहीं नहीं, सिर्फ Q और W के साइन में चेंज है, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। डेल्टा U बिल्कुल सेम चलेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। Q और W के साइन में ही सिर्फ चेंज है, इसके अलावा सब कुछ सेम है। ठीक है आशीष? यस सर। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, तो क्या हुआ, डेल्टा यू बराबर एन सी वी डेल्टा टी है। अब तुम सोचो एक बात को कि टेम्परेचर बेटा बदला नहीं, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, परंतु परंतु ये किस चीज में होता है, डेल्टा यू की वैल्यू जीरो है किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। क्या ये बात हरदम सही है या हरदम सही नहीं है? क्या ये बात हरदम सही है कि हरदम सही नहीं है? नहीं, ये बात हरदम सही नहीं होती है। ये बात सिर्फ सही होती है जब आइडियल गैस का एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन देखा जाता है। जब आप आइडियल गैस का एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हो तभी ये वाली बात सही है, अदरवाइज ये वाली बात सही नहीं होगी। समझे कि नहीं समझे बात को? सिर्फ ये आइडियल गैस के एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन में ये बात सही होती है। ठीक है ना? क्यों? अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऐसा देखें कि इंटरनल एनर्जी के दो कंपोनेंट हम मान लें मेनली। एक सेकेंड, आवाज कुछ ज्यादा ही आ गई। हाँ, इंटरनल एनर्जी के हम दो कंपोनेंट मान लें। मान लो एक हो गई काइनेटिक एनर्जी और एक हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, तो यदि हम देखें तो आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट तो जीरो होता है, क्योंकि आइडियल गैस में नेट अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ होते ही नहीं है। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट एनर्जी डिसाइड करने में तो क्या मान लिया अपन ने, जीरो मान लिया। बोले बेटा, तो आइडियल गैस में जो भी चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी का वो किसके कारण आएगा, काइनेटिक एनर्जी के कारण आएगा। बोले बेटा, और काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी बदलेगी, और नहीं बदलेगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बदलेगी। पोटेंशियल एनर्जी तो वैसे भी नहीं थी काय में, आइडियल गैस में। नहीं समझे तुम? तो ना तो काइनेटिक एनर्जी बदली, टेम्परेचर नहीं बदला, तो पोटेंशियल वैसे भी नहीं बदलती। तो इसका मतलब चेंज क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब टेम्परेचर नहीं बदला तो इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन सिर्फ आइडियल गैस के एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन में। मान लो इन केस कोई केमिकल रिएक्शन हो रही हो, यस, N2 + 3H2 गिव मी 2 मोल अमोनिया किसी ने बोल दिया। अब किसी ने बोला कि 700 केल्विन पर यही प्रोसेस हो रहा है, तो बताओ इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होगा कि नहीं होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये बात सही है, परंतु ये बात भी सही है कि पोटेंशियल एनर्जी तो बदल गई ना, क्योंकि N2 के बॉन्ड अलग टाइप के थे, H2 के बॉन्ड अलग टाइप के थे, और अमोनिया में NH बॉन्ड अलग टाइप के बने। चूंकि बॉन्ड ही अलग अलग टाइप के बने हैं, इसलिए इनकी बॉन्ड एनर्जीज में बदलाव आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो भले टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, परंतु केमिकल रिएक्शन में पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। इसलिए आइडियल गैस के एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन में ही सिर्फ टेम्परेचर का चेंज यदि जीरो होता है तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है। लेकिन केमिकल रिएक्शन यदि कोई हो रही है तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, इवन इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट।
बोलो बेटा, क्लियर थी बात? अच्छा, ये भी समझना जरूरी है कि मान लो कभी फेज चेंज हो रहा है, मेरे पास H2O लिक्विड है और इसने बनाया H2O गैस, ठीक। मान लो मेरे पास H2O लिक्विड है और इसने बनाया H2O गैस। अनुराग बाहर जाके देख ना जरा, खिड़की कोई खुली हो तो बंद कर दिया, वो क्या है आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है। H2O लिक्विड गिव मी H2O गैस, करेक्ट है। अब इस केस में बताओ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2O लिक्विड है और इसने बनाया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2O गैस, खुली थी। अच्छा, इसने बनाया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2O गैस। मुझे बताओ कौन सी एनर्जी बदलेगी, पोटेंशियल, काइनेटिक? हाँ भाई, ऑनलाइन से भी आप बता सकते हो कौन सी एनर्जी बदलेगी, कोई बोलना चाहे तो बोल दे, जब तक हम पानी पी। काइनेटिक। हाँ बेटा, मत बजाना, क्या कर रहे हो यार? हाँ, कौन बोल रहा है? हाँ बेटा, खुशी बोल रही है कि काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। ले भाई, अब खुशी क्यों बोल रही है काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, मैं बताऊंगा, अभी रुको। बाकी लोग क्या बोलते हैं? इसका वॉल्यूम बढ़ सकता है क्या? बढ़ाओ ना इसका वॉल्यूम, क्यों घटा के रखा हुआ है? प्लीज इसका वॉल्यूम बढ़ा देना प्लीज, फुल है भाई ला। हाँ भाई, क्या क्या आंसर बोला, देखते हैं क्या क्या आंसर बोला, लेट्स चेक कौन कौन सा आंसर बोला। हाँ, खुशी ने बोला है पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, अंतरा ने बोला है पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, आशीष जो है कुछ बोला नहीं है, बाकी लोग भी बोले नहीं। शायद क्या बेटा? शायद दोनों ही बदल जानी चाहिए ना। है, दोनों दोनों बदल जानी चाहिए ना। दोनों बदल जानी चाहिए। खैर, ये आंसर भी सही है कि दोनों बदल जाने चाहिए, पर आइडियली अपन बात करें तो देखो क्या होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा। क्या हुआ है कि इस केस में एक बात तो तय है कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई है। क्यों? एक बात तो, क्योंकि चीजें दूर दूर चली गई हैं, जो चीजें कल पास पास थी वो आज दूर दूर चली गई हैं, जो चीजें एक दूसरे को पसंद करती थी दूर दूर चली गई, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई? बढ़ गई। बोलो हो। काइनेटिक एनर्जी का जहां तक सवाल है तो बुक्स लिखती हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्योंकि टेम्परेचर सेम है तो वो नहीं बदली। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? किसी आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी क्या है? F/2 kT। बोलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या है? F/2 kT। तो क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम बदला गैस का? कोई नहीं बदला। क्या K बदला? K क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या? R/N, गैस कांस्टेंट बाई एवोगैड्रो नंबर, वो भी चेंज नहीं हुआ। टेम्परेचर भी नहीं बदला, 100 था 100 ही रहा, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली। अब आप ये बोलोगे सर जी क्या फालतू बात कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी नहीं बदली? पहले गैस के मॉलिक्यूल ऐसे ही थे, मतलब पहले तो लिक्विड में थे, अब गैस बन गए, और गैस बन के यहां से वहां यूं 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 भाग रहे हैं, तो जब यूं 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 भाग रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी बदल जानी चाहिए, और आप तो बोल रहे हो नहीं बदली। तो मैं क्यों बोल रहा हूं नहीं बदली? क्योंकि हुआ ये था कि पहले जो ऐसे थे मतलब पहले क्या हो रहा था? वाइब्रेटरी मोशन हो रहा था। अब क्या हुआ? गैस का जो मॉलिक्यूल था जो लिक्विड स्टेट में वाइब्रेट कर रहा था, अब गैसियस स्टेट में क्या कर रहा है? ट्रांसलेट कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी के 3 कंपोनेंट, बोलो कौन से? अरे यार, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल। काइनेटिक एनर्जी के 3 कंपोनेंट, रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल। अब क्या हुआ? टेम्परेचर सेम है, तो क्या हुआ? वाइब्रेशनल एनर्जी काय में बदल गई? ट्रांसलेशनल एनर्जी में बदल गई। इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी का चेंज नहीं बताते हैं, आइडियल गैस की अपन बात कर रहे हैं। बोलो बेटा, बात क्लियर है? बात क्लियर सब लोगों को? Therefore we will say there is change in potential energy, but ये सिस्टम आइडियली चूंकि काम नहीं करेगा, हमने हाइपोथेटिकली माना है आइडियली, इसलिए हम बोल रहे हैं there is change only in potential energy। अदरवाइज यदि कोई बोलता है कि दोनों टाइप की एनर्जीज का चेंज आएगा तो वो रियल वर्ल्ड में गलत आंसर नहीं होगा। पर इफ यू हैव गॉट ओनली वन आंसर टू से एंड देयर इज आइडियल सिचुएशन, देन से देयर वाज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नॉट इन काइनेटिक एनर्जी। क्या चमक गया सब लोग को? क्या चमक गया सब लोग? बेटा हाउ हाउ तो बोल ही सकते हो, यस कम सर। से कम चैट में ही लिख दिया करो यस यस। यस सर। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? ये कौन बोला था? मुझे समझ में नहीं आया किसकी आवाज थी ये।
अच्छा, उसमें सर के होने पर नहीं नहीं नहीं, ऐसा ऐसा इल्जाम मत लगाओ विशाल पे भाई। उसमें चलो बेटा, अब एरर यहाँ तक की कहानी तो कल हो गई थी। अब हम पढ़ते हैं नया प्रोसेस, वो है आइसोबैरिक प्रोसेस। वैसे मैं कल प्रोसेस पढ़ा चुका था, इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया इसको। अब पढ़ाता हूँ थोड़ा आराम से। आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में जो प्रेशर हुआ होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो मैंने क्या किया, प्रेशर कैसे कांस्टेंट रहा होगा सोचो। तीर्थ जैन, तुम क्यों आना चाहते हो? आ जाओ, ठीक है। चलो, मान लो ये गैस भरी हुई है, इसके अंदर यहाँ एक मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है बेटा। ये गैस भरी हुई, डन। ये गैस दो चीज हो सकती है, या तो सिस्टम एक्सपांड कर सकता है, इसको ऐसा कर देते हैं, हो सकता है दिखी ना और हरा रंग, भरोसा थोड़ी ना जी। काले काले गैस के मॉलिक्यूल टाम टुम चकाम चाहिए, बोलो ठीक। अब दिख रहा है मस्त। अब क्या हुआ, ये एक्सपांड हुआ, ये एक्सपांड हुआ, सिस्टम एक्सपांड हो गया, डन। इसके बावजूद भी भैया प्रेशर कांस्टेंट रहा, बताओ। और एक में सिस्टम कॉम्प्रेस हो गया, और कॉम्प्रेस होने के बावजूद भी प्रेशर कांस्टेंट रहा। कुछ बता सकते हो इसके बारे में, क्या हुआ होगा? कैसे? प्रेशर होता क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तुम सोचो, ये सिस्टम एक्सपांड हुआ, इसके बावजूद प्रेशर कांस्टेंट था, क्या चीज हुई होगी? फोर्स और एरिया का रेशो सेम होगा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स मान लिया धक्का लगा फोर्स रहे और होंगे। एरिया का रेशो सेम होगा। क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि गैस की एनर्जी पहले की तुलना में बढ़ गई है पर मॉलिक्यूल के घट गई है, क्या उतनी है? उतनी रहेगी। अब तू सोच, यदि उतनी है तो गैस का मॉलिक्यूल जब दीवार पे जाके लगाएगा फोर्स, तो वो उतने ही फोर्स से लगाएगा, उसकी एनर्जी तो उतनी है, लेकिन यूनिट एरिया तो बढ़ गया है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया तो गिर जाना चाहिए भाई साहब। अरे मॉलिक्यूल कुछ भी बोल रहा है, मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल कैसे बढ़ जाएंगे जब ये पिस्टन बंद है यहाँ पर, तो गैस के मॉलिक्यूल तो उतने ही। अरे बोलो ना, जागृत अवस्था में बात करो, जागृत अवस्था में बात करो, क्या बात कर रहे हैं बोलो। हम बात कर रहे हैं कि सिस्टम एक्सपांड हुआ, सिस्टम एक्सपांड होने के बावजूद भी प्रेशर नहीं गिरा, गैस लीक नहीं हुई है, वो पिस्टन लगा हुआ है, गैस लीक नहीं हुई है, पिस्टन लगा हुआ है, गैस क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है। एक्सपांड होने के बावजूद भी फोर्स पर यूनिट एरिया उतना ही है। कॉमन सेंस लगाओ, एरिया तो बढ़ गया बेटा, तो फोर्स पर यूनिट एरिया यदि एनर्जी उतनी रहती तो घट जाता, लेकिन वो घटा नहीं। तो क्यों नहीं घटा? क्योंकि बेटा एरिया ज्यादा फैल रहा है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया तो उतना ही रह जाता ना, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया तो गिर जाएगा ना, एरिया बढ़ गया, फोर्स उतना ही है, एनर्जी उतनी है, तो वो तो गिर जाता। तो क्या हुआ होगा? जरूर 100% एनर्जी बदल गई होगी गैसेस मॉलिक्यूल्स, किसी ने बाहर से एनर्जी दी है, किसी ने बाहर से सिस्टम को एनर्जी दी है, तो उसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल अब बड़े, एरिया बढ़ गया है, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया उतना ही है, क्योंकि वो ज्यादा जोर से टक्कर मार रहा है। चमका कि नहीं चमका? बात कुछ समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, आप ये कह सकते हो मॉलिक्यूल के कोलिजन, मतलब जिस फोर्स से मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहा है सरफेस से, वो बढ़ गया। क्लियर है बेटा इतनी बात? तो ये बात सबको समझ में आई कि जो प्रोसेस आइसोबैरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस में किसका चेंज जीरो है? जल्दी बताओ। डेल्टा पी की वैल्यू क्या है? जीरो है। पर क्या टेम्परेचर का चेंज भी जीरो होगा? जल्दी बोलो यार। आइसोबैरिक है, क्या टेम्परेचर का चेंज भी जीरो होगा? नहीं, टेम्परेचर का चेंज जीरो नहीं होगा। यदि टेम्परेचर का चेंज जीरो होता तो प्रोसेस आइसोबैरिक ही नहीं हो सकता था। नहीं आया तुमको? आ गया बेटा, गैस एक्सपांड हो गई, गैस एक्सपांड हो गई, एरिया बढ़ गया, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया आज भी उतना ही है। ये संभव ही नहीं है जब तक कि गैस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी बाहर से ना मिली। क्लियर है? अब दूसरा केस, डू कंप्रेस कर दिया, इसका मतलब एनर्जी बाहर गई। बोलो बच्चे, तो एक केस में टेम्परेचर गिरा होगा और दूसरे केस में टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो इस केस में टेम्परेचर और इस केस में टेम्परेचर गिरा। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया समझ में? ये प्रोसेस आइसोबैरिक है, पर ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है।
ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0। जल्दी बताओ बेटा। अगला वाला, यदि मैं पूछूं डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, 0 के नॉन 0? अबे तो वो तो सामने दिखाई दे रही है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। बोलो बच्चे, बात क्लियर है कि नहीं है? सब लोगों को बात समझ में आ रही है इतनी? चलो, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको समझने पर इतनी सारी बातें। ठीक ठीक। और बेटा ये सर, एक मीटिंग doubt यदि है। एंड हो जाती है तो आप सेम लिंक सर, से अभी इस last मीटिंग time- में वापस से जुड़ जाइएगा। जैसे ही एंड हो आप सेम लिंक से तुरंत जुड़ जाइएगा, ठीक है? लिंक वही है जो पुरानी है। No, आओ। सर, फोर्थ यूनिट एरिया, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, डेल्टा टी नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा वी नॉट इक्वल टू 0। क्या सबको चमक गया कंसेप्ट के नहीं चमक गया? चमक गया, ओके डन। अच्छा बेटा, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो अपन डे टू डे वर्क करते हैं वो कौन से प्रोसेस होते हैं? जैसे अपन मान लो डे टू डे वर्क करते हैं वो सब आइसोबैरिक प्रोसेस होते हैं, क्योंकि ओपन रहता है सिस्टम। सिस्टम ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट ही लगा हुआ है ना। तो जितने ओपन वेसल में प्रोसेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? आइसोबैरिक होते हैं। क्लियर है? अब ये जो मैं तुम्हें दुनिया दिखा रहा हूँ सिर्फ फिजिक्स की दुनिया दिखा रहा हूँ, केमिस्ट्री की दुनिया इतनी कम नहीं है, थोड़ी ब्रॉड है। ठीक है बेटा, यहाँ तो आइडियल गैस ही खेलना है अपन को। ठीक, तो यदि अपन आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करें तो मैं बोलूंगा आइसोबैरिक प्रोसेस नॉर्मली अकर्स इन, आइसोबैरिक प्रोसेस बोले बच्चे, नॉर्मली अकर्स इन ओपन सिस्टम। अब आप बोलोगे सर जी आपने इतने सारे एग्जाम्पल अभी दिए दोनों, उनमें तो क्लोज सिस्टम था। हाँ था, वो तो मतलब एक आइडियल बात कर ली थी यार, एग्जैक्टली करने में तो पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे। तुम सोचो जितना गैस एक्सपांशन कर रहे हो, नाप नाप के उतनी एनर्जी अंदर घुसा रहे हो, गैस के मॉलिक्यूल ले भी रहे हो उतनी एनर्जी। समझे कि नहीं समझे बात को? प्रैक्टिकली तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आइडियली बात कर रहे हैं, आइडियली एग्जाम में आता है। क्या सबको बात क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है। चलो, ये हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कि क्या कांस्टेंट था? प्रेशर कांस्टेंट था। अब चलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस। आओ बच्चों आइसोकोरिक प्रोसेस पढ़े। कैसे बेटा, क्या रिलेट करना चाहते हो? कर लो। आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या आइसोकोरिक का मतलब है डेल्टा वी की वैल्यू 0 बेटा? बोलो बच्चे, डेल्टा वी की वैल्यू 0 मतलब पिस्टन मूव नहीं हो रही है, वो तो जहां था वहीं टिका। तो ये रही भैया हमारी आइडियल गैस, और ये लगा है मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और ये रही हमारी गैस। बोलो बच्चे, ठीक, पिस्टन मूव नहीं हो रही है, पिस्टन कहीं नहीं जा रहा, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब डेल्टा वी की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 है। अब इस सिस्टम की एनर्जी को चेंज करने का क्या तरीका है? हाँ, या तो हीट दे दो या तो हीट ले लो, क्योंकि सिस्टम अपने आप तो मूव ही नहीं हो रहा। अब यदि आप इंटरनल एनर्जी सिस्टम की चेंज करना चाह रहे हो तो एक ही काम कर सकते हो, हीट दी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, हीट निकाल ली तो एनर्जी कम हो जाएगी। बोलो बेटा, और वर्क डन बाय द गैस क्या होगा? जब गैस मूव ही नहीं हुई तो वर्क डन क्या है? 0 नहीं आया तो आ गया बच्चों। तो ये थी कहानी किसकी? आइसोकोरिक प्रोसेस की। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में लिख दूं यहाँ पे वर्क डन, यदि आगे चल के पढ़ाऊंगा वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी होता है, या फिर और अच्छा बोलूं तो क्या होता है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी होता है। बोलो बेटा, तो डीवी की वैल्यू 0 है तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। इसलिए आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन होता है 0। सही है बेटा? सबको बात क्लियर है? क्या आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी? आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा टी की वैल्यू 0 है या नहीं? ये जरूरी नहीं, हीट दे दी तो बढ़ जाएगी, हीट निकाल ली तो कम हो जाएगी, नहीं दी तो जैसे थे वैसे ही बने रहेंगे। आया कि नहीं आया बेटा? तने डेल्टा यू बराबर क्या होता है? क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। बोलो हो, वर्क डन की वैल्यू तो टकलू आई, मतलब 0 आई। तुमने हीट भी न दी न ली तो डेल्टा यू की वैल्यू तो 0 ही आएगी ना भाई। समझे कि नहीं समझे? किसी सिस्टम की एनर्जी बदलने के दो तरीके, या तो सिस्टम को हीट दे दो या बाहर निकाल लो, एक तरीका।
दूसरा तरीका सिस्टम से काम करवा लो या सिस्टम पे चढ़ बैठो। बोलो बेटा, क्लियर थी बात। लेकिन इसमें सिस्टम को हिलाया नहीं आपने और हीट भी दी ना हीट ली, तो क्या हो जाएगा? तो उस केस में तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस केस में मैं यदि ये बोलूं तुमसे कि आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोथर्मल भी एक्ट करेगा, तो क्या गलत बात है? सही तो है। अरे नहीं आया इस पर्टिकुलर केस में, जब ना हीट दी ना हीट ली। बोलो यार, यदि कल के दिन कोई एग्जामिनर तुमसे ये बोल दे कि प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोकोरिक है और सिस्टम को ना हीट दे रहा है ना हीट ले रहा है सिस्टम से, बताओ सिस्टम आइसोथर्मल होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा आइसोथर्मल, क्योंकि डेल्टा यू 0 हो गया, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। चमका कि नहीं चमका? चमक। काय की बात कर रहे हैं? हाँ, ये पर्टिकुलर केस के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक, चलो अब अपन बात करते हैं बेटा, ये पर्टिकुलर केस के लिए आइसोकोरिक प्रोसेस आइसोथर्मल हो ये जरूरी नहीं है। सिर्फ आइसोथर्मल कब होंगे? जब वो उसको ना आप हीट दे रहे हो ना आप उससे हीट ले रहे हो। इसका मतलब ना हीट दी ना हीट ली, मतलब एडियाबेटिक भी हो गया। अरे नहीं आया। ना हीट दी ना हीट ली, मतलब अगला प्रोसेस एडियाबेटिक भी हो गया। तो कुछ किया ही नहीं तुमने। तो जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो प्रोसेस एडियाबेटिक भी होगा, आइसोथर्मल भी होगा, आइसोकोरिक भी होगा, आइसोबैरिक भी होगा, क्योंकि तुमने कुछ किया ही नहीं। जब कुछ किया ही नहीं तो चेंज आएगा ही नहीं भाई ना। मेरी समझ में, मैंने समझा दिया तुमको। बोलो बेटा, आ गया समझ में? अगला बढ़ ले, क्या एडियाबेटिक की तरफ आगे बढ़ ले? आओ पढ़े एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस। आओ पढ़ते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस। इसमें बेटा Q की वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? अब इधर आकर के कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, यदि उन्होंने फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है तो उन्हें लगेगा आइला Q की वैल्यू 0 मतलब सिस्टम की हीट 0 है ना। ना भाई, केमिस्ट्री के अंदर Q का मतलब dQ होता है, चेंज ऑफ हीट होता है। क्या भाई आशीष? बेटा तुमने पूछा था ना और क्या अंतर होता है, तो और एक अंतर ये भी होता है, आप फिजिक्स में dQ लिखते हो जबकि केमिस्ट्री में आप Q लिखते हो। तो Q का मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है? चेंज ऑफ हीट। एडियाबेटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू होती है 0, मतलब चेंज ऑफ हीट क्या होता है? बराबर 0 होता है। ठीक बेटा, आपने हीट का कोई चेंज नहीं किया। अच्छा बच्चे, हीट का चेंज नहीं किया, डेल्टा यू बराबर क्या होगा? W होगा। सोचो, प्रैक्टिकली सोचते हैं। ये रहा एक वेसल, पिस्टन लगा हुआ है, मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, गैस भरी है 1 2 3 4 5 गैस के मॉलिक्यूल। दो काम करा सकते हो, जल्दी बोलो कौन कौन से? हीट दे सकते हो, हीट ले सकते हो। नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है। बोलो बोलो यार, प्रोसेस तो कैसा है? प्रोसेस तो एडियाबेटिक है। यदि प्रोसेस एडियाबेटिक है तो इसका मतलब आप ना हीट दे सकते हो ना हीट ले सकते हो। क्या बात क्लियर है सब लोगों को कि नहीं है? सबको क्लियर है? हाँ प्रियंका, कुछ जरूरी बात? हेलो, हाँ बेटा, हाँ हाँ ठीक है, ओके। हाँ भाई, हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। भाई हीट का तो एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, प्रोसेस क्या है? क्यों भाई, आज रोड क्या एक पर्टिकुलर समय बाद बंद होने वाली है कि हो चुकी होंगी लोग? कितने बजे बंद हो जाएगा? 9 बजे तक हो जाएगा ना। अरे तो अपन तो अभी 7 बजे निकल जाएंगे। चलो, आ रही थी बात समझ में? ऐसा तो नहीं बंद करने की तैयारी चल रही है रोड? राजवाड़ा तो हो गया, लेकिन बाकी हमारी एबी रोड चालू रहेगी। बंद तो नहीं करेंगे ना? हाँ, नहीं तो पता चला हम रात भर इधर ही बैठे रहे। अच्छा ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आज सब सेठ लोग अपने घर पे बैठ के ही देख रहे हैं मामला है, देख। और कई लोग तो आए ही नहीं। चलो ठीक, राइट। देखो बेटा, अब हीट ना दी ना हीट ली, क्या आया? ना हीट दी ना हीट ली। क्या बात क्लियर है सब लोग? अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक ही तरीका है एनर्जी बदलने का, हीट तो दे लेने गए, प्रेशर चेंज कर दो। नहीं, वर्क करा लो गैस से। या तो गैस को एक्सपांड कर दो या तो गैस को कॉन्ट्रैक्ट कर दो। यदि गैस को एक्सपांड किया तो क्या होगा?
एनर्जी कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी? यार गैस को तुम एक्सपांड करा रहे हो और बोल रहे हो एनर्जी बढ़ जाएगी, जबकि उसको हीट भी नहीं दे रहे। सर हाँ 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 बोलो। बट ये कैसे चलो पॉसिबल है? भाई। सॉरी सर, हेलो कौन? हाँ पूछो। सर, एडियाबेटिक का एग्जांपल क्या होगा? एडियाबेटिक का जहाँ सिस्टम एग्जाम्पल? एक्सपेंड। हाँ हाँ, हाँ एडियाबेटिक सर, का वो कोई भी एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो जैसे कि आपने कोई थर्मस फ्लास्क ले लिया। हालांकि कोई ऐसा आपके पास परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं होता एडियाबेटिक प्रोसेस का, ठीक। आपने कोई ऐसी वेसल ले ली, जैसे यही वाली वेसल आपने ऐसी कर दी कि इतनी मोटू मोटू वेसल कर दी कि इससे ना हीट आ सकती ना जा सकती है। और प्रोसेस ऐसे होते हैं जैसे टायर फट गया मान लो, तो टायर फट गया तो इतनी तेज वो प्रोसेस होता है कि उस दौरान ना हीट लेने देने का टाइम ही नहीं मिलता, तो वो प्रोसेस एडियाबेटिक का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बच्चा, आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि कोई भी प्रोसेस बेटा बहुत ज्यादा फास्ट होगा तो एडियाबेटिक हो जाएगा। एक्चुअली हीट होती क्या है अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो टाइप ऑफ प्रोसेस पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद वर्क और हीट पढ़ाऊंगा। तो जब आपको समझ में आएगा हीट का ट्रांसफर इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। आप सोचो एक जैसे झमाझम मॉलिक्यूल हिल रहा है, तो दूसरे को भी पकड़ के झमाझम हिला रहा है, तब उसकी हीट बढ़ती है। ऐसे तो बढ़ती ही नहीं हीट, एकदम हीट का ट्रांसफर नहीं होता, इट इज अ स्लो प्रोसेस। तो कोई भी प्रोसेस यदि अचानक से हो जाए तो उसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता, कि इतना समय नहीं मिलता कि हीट ट्रांसफर हो जाए, वो प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाता है। आया समझ में? सर कोई रिएक्शन आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों हो सकती है ना? कोई रिएक्शन आइसोथर्मल या एडियाबेटिक दोनों हो सकती है ना। यदि कोई आइसोथर्मल भी हो गई और एडियाबेटिक भी हो गई, मतलब ना हीट का कोई एक्सचेंज हुआ और ना रिएक्शन के अंदर रिएक्शन हो सकती है, का मतलब क्या है आशीष तुम्हारा बेटा? गैस का एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हो या केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, पहले ये बताओ। सर कोई भी रिएक्शन हो रही है, मतलब जैसे फिजिक्स में हो रही है तो। बेटा मैं पूछ रहा हूँ केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन करा रहे हो कि गैस का एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हो, बस इतना बता। गैस का एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, गैस का एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हो। अब मान लिया अपन ने, पहली बात मानी अपन ने आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर नहीं बदला। दूसरा एडियाबेटिक, तो उसने कोई वर्क ही नहीं किया। डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, बोलो हाउ। हो सर, तो ऐसा इसका मतलब केमिकल कुछ रिएक्शन प्रोसेस में हुआ ही कुछ नहीं, हो जैसा सकती है धरा था वैसे ही केमिस्ट्री धरा की? रहा। आगे बेटा बात समझ में बच्चे, डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। आइसोथर्मल मतलब डेल्टा यू जीरो, और एडियाबेटिक मतलब क्यू जीरो। अब आइडियल गैस के केस में यही तीन पैरामीटर चलेंगे। बोलो बेटा, आया तो समझ? ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है? केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में डेल्टा यू की वैल्यू जीरो आएगी नहीं। सोचो, अब आप सोचो बेटा, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब उस केमिकल रिएक्शन में डेल्टा यू की वैल्यू हाइपोथेटिकली कोई जीरो दे दे, एक अलग बात है, लेकिन आप एग्जाम्पल में मांगोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब किसी टाइप के बॉन्ड टूटे, दूसरे टाइप के बॉन्ड बने। जब एक प्रकार के बॉन्ड टूटे दूसरे प्रकार के बॉन्ड बने, तो बॉन्ड कभी भी परफेक्टली उसी प्रकार के नहीं बन सकते जिस प्रकार के टूटे। ऑल केमिस्ट्री इज ह्यूमन लाइफ। यस सर, ये ह्यूमन समझ लाइफ गया। में भी सही है और केमिस्ट्री में भी सही है। एग्जैक्ट वैसे ही बॉन्ड कैसे बनाए? जब एग्जैक्ट वही बॉन्ड नहीं बने, डेल्टा यू जीरो आएगा ही नहीं। डेल्टा यू जीरो नहीं आएगा तो ये हो ही नहीं सकता कोई प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल हो जाए, जब कोई केमिकल रिएक्शन आप करा रहे हो। हाइपोथेटिकली आप बोल सकते हो। सर जैसे काय में फिजिक्स रेजोनेंस में करवाते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। हाँ तो क्यों, मतलब रेजोनेंस कराने में, हाँ तो क्यों नहीं होगा? 100% होगा। क्या कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबकी समान होती है? इतना क्यों सोच रहे हो? बोलो होती है कि नहीं होती है? अरे कैसे होती है? 5 स्ट्रक्चर बनते हैं, सबकी एनर्जी अलग अलग होती है। कुछ स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, कुछ अनस्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं। तो स्टेबल से अनस्टेबल बना देगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी, और स्टेबल से अनस्टेबल बना देगा तो एनर्जी घट जाएगी। बोलो बात क्लियर है? और किसी को कोई सवाल पूछना है? सर अभी जैसे आशुतोष सर ने पढ़ाया था, तो हम्म उन्होंने ऐसा बताया था कि मतलब फ्री एक्सपांशन, मतलब एक केस कराया था। तो फ्री हम्म एक्सपांशन को उन्होंने एडियाबेटिक बोला था, और उसमें टी फाइनल और टी इनिशियल सेम आए थे। तो मैंने फ्री सर से पूछा था एक्सपांशन को इसको उन्हें आइसोथर्मल। एडियाबेटिक बोल दिया था, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए फ्री एक्सपांशन को एडियाबेटिक बोल दिया होगा क्योंकि उन्होंने ये माना होगा कि फ्री एक्सपांशन के दौरान किसी प्रकार के हीट का चेंज नहीं हुआ। क्यों? फ्री हाँ सर, एक्सपांशन ऐसा एकदम माना तेजी से था। हो गया, इसलिए उन्होंने मान लिया।
हाँ बोलो तो बेटा। उसे सर ने बोला था कि ये और फास्ट डेल्टा है यू की इसलिए वैल्यू वहां जीरो एडियाबैटिक आएगी फ्री कहलाएंगे। वर्क डन वहां पे जीरो आएगा फ्री एक्सपांशन में, क्योंकि कोई अपोजिंग फोर्स ही नहीं है। यस सर। सर उनने ये बोला था फ्री एक्सपांशन में तो सभी जीरो हो रहा है क्योंकि कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रही वहां पे, तो फिर अच्छा ओके, फ्री एक्सपांशन में सभी कुछ जीरो होता है क्योंकि वहां पे कुछ प्रोसेसिंग नहीं होती है, ऐसा। हाँ तो ठीक है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, पर आपको मानना पड़ेगा कि क्यू की वैल्यू जीरो थी फ्री एक्सपांशन में, ठीक है ना, क्योंकि फ्री एक्सपांशन में वर्क डन यस जीरो सर। होता है, ये तय है। इसके अलावा आपका एजम्पशन है कि आपने माना है कि क्यू बराबर जीरो, और क्यों एजम्पशन हो मैंने बता दिया, फ्री एक्सपांशन हो तो तेजी से होगा, तेजी से होगा तो टाइम ही नहीं मिलेगा हीट के एक्सचेंज का। बोलो हाउ, क्लियर है? यस सर समझ गए। बोलो हाउ, क्लियर है? किसी भी किताब में पढ़ोगे तो फ्री एक्सपांशन में वर्क डन जीरो लिखा होता है, वहां पे क्यू बराबर जीरो नहीं लिखा होता है, वो आपने मान लिया प्रैक्टिकली, इसलिए आपने ऐसा बोला। ठीक है जी, यस सर समझ गए। ओके जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्लास इंटरेक्टिव ही होनी चाहिए, इसीलिए तो मैं बोलता हूं जब आप ऑनलाइन में रहते हो तो अपना सवाल पूछा करो। क्या डब्बा बना के किस तरीके से मैं इसकी एनर्जी चेंज करूं, तो हम बोल रहे थे कि आप इसको एक्सपांड कर दो तो हम नहीं कर सकते। हाँ आप इसको एनर्जी दे दो तो आप एनर्जी के एक्सचेंज हम नहीं कर सकते। कौन सा प्रोसेस चल रहा था? एडियाबैटिक। अच्छा, तो डब्बे को बड़ा करना है तुमको, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस था और हमने, हो गया, मेरे को ध्यान नहीं बेटा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अपन बढ़ते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से सभी लोग सुनेंगे। इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस में सभी लोग ध्यान से सुनिए, है ना बेटा। रिवर्सिबल प्रोसेस पहली बात क्या होती है, एक सेकंड पानी पी लो। रिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जो इनफाइनाइट स्टेप में होता है, लिख लो। रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ प्रोसेस विच अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप्स, पहली बात। अच्छा, इनफाइनाइट स्टेप में होगा तो इनफाइनाइट टाइम में होगा, अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप। सेकंड, इनफाइनाइट टाइम। It involves no non-conservative loss of energy. It involves no non-conservative loss of energy, मतलब एनर्जी का कोई ऐसा लॉस नहीं होगा जिसको कंजर्व ना किया जा सकता हो। No non-conservative loss of energy. In this, P external is equal to P internal plus minus dP। मतलब चेंज ऑफ प्रेशर बहुत छोटा होगा, अरे जब बहुत छोटा होगा बाहर या अंदर के प्रेशर का चेंज, तभी तो प्रोसेस स्लो होगा। यदि ऊपर का प्रेशर तुमने इनफाइनाइट लगा दिया, गेंडा बिठा दिया, तो पिस्टन तो धाड़ से नीचे जाएगा, तो वो इनफाइनाइट स्टेप में थोड़ी ना जाएगा। बोलो बेटा, तो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर का ज्यादा फर्क होना ही नहीं चाहिए। बोलो बेटा, है बोलो, सही है कि नहीं है? कौन बच्चा मेरे को ये बात बता सकता है? देखिए कौन बताता है कॉमन सेंस लगा के। मैं पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैं पूछ रहा हूं यदि प्रेशर इंटरनल और एक्सटर्नल में बहुत बड़ा फर्क है तो वर्क डन ज्यादा होगा या कम होगा? देखिए कौन बताता है। यदि इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में डिफरेंस बहुत बड़ा है तो वर्क डन की वैल्यू ज्यादा होगी या कम होगी? देखिए कौन बताता है। वो इस पे थोड़ी डिपेंड करेगा, वो तो इस पे डिपेंड करेगा ना कि आपका पहले का प्रेशर और बाद का प्रेशर कितना था। अरे क्या बात कर रहे हो यार, एक पिस्टन लगा हुआ है चाचा, एक बाहर का प्रेशर एक अंदर का प्रेशर है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बाहर का प्रेशर मान लो बहुत ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू अंदर का प्रेशर, तो वर्क डन की वैल्यू ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कम एक्सपेक्ट कर रहे हो? कम आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर कम रहे हो, ऑनलाइन वाले भी बता दो कम 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 expect- है बेटा, कम कम सर expect- कम। कम। कम होगा, कम होगा। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं कम, कुछ लोग बोल रहे हैं ज्यादा। इसका सही आंसर है कम।
बेटा कोई भी प्रेशर ज्यादा हो, चाहे एक्सटर्नल यदि प्रेशर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, एक्सपांशन के कॉम्प्रेशन, जल्दी बोलो। यदि कॉम्प्रेशन। यार तू क्या मतलब बिल्कुल ही, यदि एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा तो भैया पिचक जाएगा ना, कॉम्प्रेशन होगा ना, तो कॉम्प्रेशन होगा। यदि मान ले एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज्यादा बड़ा है तो अपोजिंग प्रेशर कौन सा है, एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल के एक्सटर्नल, बहुत ज्यादा अपोजिंग प्रेशर कौन सा है। यदि मान ले एक्सटर्नल प्रेशर बहुत बड़ा है तो कंप्रेशन हो रहा है, यदि कंप्रेशन हो रहा है तो अपोज कौन सा प्रेशर कर रहा है इस कंप्रेशन को, इंटरनल, पर इंटरनल तो नेग्लिजिबल है। जब अपोज करने वाला प्रेशर नेग्लिजिबल है तो वर्क डन काहे का वर्क डन। यस यदि तुमने किसी चींटी को अपने पैरों से मसल दिया तो भारत के इतिहास में तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिखा जाएगा कि वो बड़े वीर थे, एक बार आगे बढ़े और उन्होंने वीरता पूर्वक चींटी को मसल दिया, क्योंकि वो तो बेचारी छोटी सी थी, एक्सटर्नल प्रेशर तो आपका कुछ था ही नहीं। जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर नेग्लिजिबल था तो आपका वर्क डन भी क्या होगा, नेग्लिजिबली समझा जाएगा। नहीं आया, अच्छा। तो यदि आप P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस dP, dP मतलब डिफरेंशियल प्रेशर का चेंज है, ठीक बेटा। सच प्रोसेसेस आर क्वासी स्टैटिक इन नेचर, कैसे होते हैं बेटा, सच प्रोसेस आर लगभग रुके हुए, क्वासी स्टैटिक इन नेचर, ठीक बेटा, क्वासी स्टैटिक इन नेचर। ऐसे प्रोसेस सदा इक्विलिब्रियम पे रहते हैं, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये हो गया। और कोई पॉइंट, ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम। कौन से प्रोसेस पढ़ा दी मैंने तुम लोगों को, रिवर्सिबल। वर्क डन इज, बोलो, अरे जीरो कैसे हो सकता है, वर्क डन इज मैक्सिमम, वर्क डन इज मैक्सिमम। कोई होशियार बच्चा मुझे बता सकता है इस बात को कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा, एक्सपांशन में कि कॉम्प्रेशन में, यदि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो। मैं समझाऊंगा आगे चल के, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि आपको पहले से कितना आता है, आप तो फिजिक्स में पढ़ चुके हो ना, चैंपियन, बताओ। एक्सपांशन में ज्यादा होगा। एक्सपांशन में होगा, वर्क डन एक्सपांशन में होगा मैक्सिमम, ठीक है, ठीक है। सोचो बेटा, यदि आप एक्सपांशन कर रहे हो, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो एक्सपांशन में वर्क डन मैक्सिमम होगा। सही आशीष आपका आंसर, ये वर्क डन विल बी मैक्सिमम इन एक्सपांशन, वर्क डन विल बी मैक्सिमम इन एक्सपांशन। अच्छा, यदि कोई सिस्टम एक्सपांड कर रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर छोटा के बड़ा, एक्सटर्नल प्रेशर छोटा के बड़ा, यदि कोई सिस्टम एक्सपांड कर रहा है तो एक्सटर्नल प्रेशर छोटा के बड़ा, छोटा, तभी तो एक्सपांड कर रहा है। अब आप सोचो, यदि मान लो एकदम ही प्रेशर घट गया तो एक ही स्टेप में एक्सपांड कर जाएगा। बोलो बेटा, मैं पिस्टन के ऊपर बैठा हुआ था, मुझे याद आया अरे मुझे तो घर जाना है, और मैं उठ के चला गया, तो इसका मतलब क्या होगा, एक ही बार में मैंने प्रेशर रिलीव कर दिया, पिस्टन धाड़ दी से ऊपर आएगा। ये वन स्टेप वर्क डन है। क्या ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ कि इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ है बेटा, इरिवर्सिबल बोले, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल बोले, कुछ शर्म हया लाज। ये लिखा है रिवर्सिबल प्रोसेस अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप्स। एक स्टेप इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है, फाइनाइट है ना, फाइनाइट। तो वो क्या होगा, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा ना। बोलो आओ। तो जब मैं एक ही स्टेप में उठ के चला गया, वो कौन सा प्रोसेस था, इरिवर्सिबल था। कौन सा प्रोसेस था, इरिवर्सिबल। लेकिन आप मान लो मैं आराम से उठा और फिर गया, तो वर्क डन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। हर बार गैस को बढ़े हुए प्रेशर के अगेंस्ट ऊपर जाना पड़ रहा है कि नहीं जाना पड़ रहा है। एक व्यक्ति यदि बहुत गरीबी की स्थिति से आगे बढ़ा अपने जीवन में, बोले बेटा उसने जन्म लिया और पता लगा कि बहुत ही ज्यादा गरीब, बहुत ही ज्यादा गरीब, किसी प्रकार की सुविधा नहीं उसके पास, इसके बावजूद वो एक दिन जाकर के बड़ा आदमी बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, मान लो। अत्यंत गरीब इंसान, शुरू में कुछ नहीं अपने हाथ में, लेकिन आगे जाके अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, बोले बेटा। और दूसरा व्यक्ति ऐसा जिसने जन्म ही ऐसी फैमिली में लिया जो पॉलिटिकल फैमिली, तो पहले दिन से ही लोगों ने बोला राष्ट्रपति पैदा हुए, बोलो बेटा। तो किसका वर्क डन ज्यादा समझा जाएगा यदि दोनों राष्ट्रपति बन गए, तो पहले वाले का
क्योंकि उसका प्रेशर धीरे धीरे कम हुआ है और दूसरे वाले का प्रेशर तो डे 1 से ही कम है। नरसाई लेकर के राष्ट्रपति आ गए नए। बोलो बेटा, सही है कि नहीं बात? तो उसका वर्कडन उतना महान नहीं समझा जाएगा, लेकिन जिसके पास सुविधाओं का अभाव था उसने धीरे 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 अपने प्रेशर को कम किया, तो उसका वर्कडन हर स्टेप का काउंट होता है। क्लियर थी बात बेटा? तो एक्सपांशन के केस में रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्कडन मैक्सिमम होता है, लेकिन कंप्रेशन के केस में इसी रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्कडन मिनिमम होता है। क्या चमका कि नहीं चमका? लेकिन किताबें सिर्फ एक्सपांशन ही लिखती हैं तो बच्चे को लगता है किताबें तो सिंपल लिख देती है वर्कडन इज मैक्सिमम इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, बट काय में एक्सपांशन। बोलो बेटा, जबकि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? वर्कडन विल बी मिनिमम, वर्कडन इज मिनिमम इन कॉन्ट्रैक्शन, इन कॉन्ट्रैक्शन। बोलो बच्चे, जो प्रोसेस रिवर्सिबल की कंडीशन फॉलो ना करे, तो एक कंडीशन भी फॉलो नहीं कर रहा, तो वो प्रोसेस कैसा प्रोसेस कहलाएगा? इररिवर्सिबल। नहीं समझे? वो प्रोसेस कैसा प्रोसेस कहलाएगा? इररिवर्सिबल। आ गया बेटा सबको समझ में? दोनों प्रोसेस क्लियर हो गए, रिवर्सिबल भी क्लियर हो गया और इररिवर्सिबल भी क्लियर हो गया। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा। कितने हो गए? ये 8 हो गए। अब इररिवर्सिबल इसका उल्टा लिख देना। क्या लिखोगे? चलो चिल्लाओ, बताओ। अकर इन फाइनाइट स्टेप। क्यों भैया, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? बोलो। अकर इन, भाई साहब चैटिंग बाद में कर लेना, इधर देख लो। अकर इन फाइनाइट स्टेप, दूसरा बोलो फाइनाइट टाइम। बोलो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। इरिवर्सिबल प्रोसेस पता है कैसा होता है? ऐसा होता है जैसे मैंने वो खिड़की देखी, इधर से पत्थर उठाया, दिया फेंक के, अब जितनी ऊर्जा में मैंने इधर से, खिड़की टूट गई, खिड़की टूट गई, पत्थर गया खिड़की को तोड़ दिया। अब मैंने इतनी ही ऊर्जा उस पत्थर को दी, हे पत्थर उठो, खिड़की पे वापस से घलो, और खिड़की के सारे कांच, जैसे रिवाइंड होती है ना, पिक्चर देखी होगी तुम लोगों ने, बिल्कुल वैसे ऐसा होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या ये पॉसिबल है? क्यों? क्योंकि जिस समय खिड़की टूटी उसके अंदर की जो काइनेटिक एनर्जी थी ग्लास की, वो सारी की सारी क्या हुई? डिसिपिएट हो गई। मतलब दैट लॉस वाज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तो प्रैक्टिकली प्रोसेस कैसे होते हैं? इररिवर्सिबल। आइडियली प्रोसेस रिवर्सिबल। चमका कि नहीं चमका? ओके ग्रेट। सच प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक नहीं होंगे। बोले बेटा, इक्विलिब्रियम पे नहीं होंगे। यार मजा नहीं आ रहा है, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। क्या है मतलब, कहाँ हो बताओ ना। इक्विलिब्रियम पे नहीं होंगे, क्वासी स्टैटिक नहीं होगा, पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में बड़ा अंतर होगा। पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल में बड़ा अंतर होगा। सबको आ गया समझ में? आगे बढ़ जाऊं? हाँ बेटा, वर्कडन जीरो क्यों हो जाएगा? हाँ वो आप कर सकते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लिख सकते हो, वर्कडन इज मिनिमम इन एक्सपांशन। कब? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते जनरली। बताओ बताओ, सुनो सुनो मेरी बात को सुनो, ध्यान से सुनो। इसको मत लिखना, यदि इसको लिखो तुम तो 1 स्टेप लिखना, फिर तब ठीक है। नहीं आया? सुनो, तुमने लिखा वर्कडन इज मिनिमम इन एक्सपांशन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। अबे इरिवर्सिबल प्रोसेस तो एक स्टेप में भी हो सकता है, 50 में भी हो सकता है, तो कौन से की बात कर रहे हो? अच्छा एक बात आओ, अब मुझे जरा आइडिया दो। अपने मोबाइल को नीचे रख, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मुझे कौन बच्चा ये बात बताएगा, मान लो रिवर्सिबल में भी 2 प्रोसेस हुआ, एक स्टेप में, एक 50 स्टेप में, बताओ वर्कडन किस में ज्यादा होगा यदि एक्सपांशन हो रहा है? 50 स्टेप वाले में ऑब्वियसली। बोलो बेटा, 50 स्टेप वाले में क्या होगा? वर्कडन ज्यादा होगा। काय में? एक्सपांशन में, कॉम्प्रेशन में? एक्सपांशन में। ठीक, लेकिन यदि एक ही स्टेप में एक्सपांशन हुआ है तो उसमें वर्कडन क्या होगा? मिनिमम होगा। 50 स्टेप वाला वर्कडन क्या है? रिवर्सिबल के इरिवर्सिबल? क्या है? रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, क्योंकि 50 गिन सकते हैं, इट इज फाइनाइट स्टेप्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ग्रेट, यू गॉट इट, ग्रेट। मिटा दूं मैं इसको? चलो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब वर्क और हीट के बारे में। वर्क क्या होता है और हीट क्या होती है। हमने भले थोड़ी बातें एडवांस में करी हैं, लेकिन अपन धीरे धीरे करके सारी बेसिक बातें पढ़ेंगे
वर्क क्या होता है, हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सारी बातें बताएंगे। आओ और ज्ञान की गंगा बहाए। अब बेटा अपन चलते हैं एक टर्म पे जिसे बोलते हैं वर्क। लेट अस राइट दिस टर्म वर्क। सो हियर वी हैव गॉट वर्क। ठीक, मान लो बेटा आपके पास कोई पिस्टन है, आपके पास कोई पिस्टन है, वो पिस्टन क्या हुआ, एक्सपांड हो गया है जी। आपके पास कोई पिस्टन था और पिस्टन ये रहा, ऐसा था, एक्सपांड हुआ, कुछ ऐसा चला गया मान लो, है ना। तो तुम्हें पता है प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है बेटा। एरिया बढ़ गया पहले की तुलना में, तो तुम ये बोल सकते हो P इंटू ए इज इक्वल्स टू एफ। क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, वेसल क्लोज्ड है, ठीक है बेटा। तो तुमने बोला P इंटू ए इज इक्वल्स टू फोर्स, ठीक, चलो। और फोर्स बराबर क्या लिखा तुमने, P इंटू ए, तो मैं लिख गया फोर्स बराबर P इंटू ए, डन। अच्छा, समय के साथ मुझे बताओ क्या हुआ है। समय के साथ में एरिया क्या हुआ है, बढ़ गया है। अच्छा ठीक है। अच्छा तुमको पता है वर्क डन क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बोलो बेटा। और फोर्स कितना आया, P इंटू ए आया, बोलो बेटा। अच्छा क्या मैं डीएल को लिख सकता हूं, अच्छा ये क्या, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, P इंटू ए आया, इधर लिखा P इंटू ए इंटू L2 माइनस L1। अरे एक लेंथ को L2 बोल दिया, एक को L1 बोल दिया, ये वाली लेंथ को L2 बोल दें और इसके पहले वाली लेंथ को L1 बोल दें, तो क्या हम कह सकते हैं कि वर्क डन बराबर कितना हो गया तुम्हारा, इधर हो जाएगा P इंटू ए इंटू L2 माइनस ए इंटू L1, तो वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू डेल्टा V। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया, क्या हो जाएगा वर्क डन, P इंटू डेल्टा V। आया कि नहीं आया बेटा। अब केमिस्ट्री के अंदर कन्वेंशन है, इन केमिस्ट्री वी राइट, ये पूरा फिजिक्स से डिराइव किया था, वर्क डन एज वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, या मोर करेक्टली वर्क डन इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डेल्टा वी, क्योंकि ऊपर वाला तब है जब आपने एज्यूम किया है कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। हो भाई, दिस इज वर्क डन। अब मैं वर्क डन के साइन कन्वेंशन आपको पढ़ाता हूं। केमिस्ट्री का वर्क डन किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, सराउंडिंग के सिस्टम, सराउंडिंग। केमिस्ट्री का वर्क डन किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, सिस्टम है सराउंडिंग, सराउंडिंग। मान लो गैस एक्सपांड हुई, मान लो गैस, यदि गैस एक्सपांड हुई तो सराउंडिंग क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो सराउंडिंग का वर्क डन नेगेटिव के पॉजिटिव, नेगेटिव। बोलो यार, सराउंडिंग का वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और दूसरी बात, केमिस्ट्री का वर्क डन थोड़ा सा और प्रैक्टिकली अपन सोचते हैं। प्रैक्टिकली कैसे, सिस्टम की एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी सोचते हैं। कैसे बेटा, कोई सिस्टम मान लो एक्सपांड किया तो सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव हुई कि पॉजिटिव हुई, भाई साहब सिस्टम एक्सपांड हुआ है, तो एक्सपांड हुआ है मतलब तूने अपना एरिया फैलाया है, अब तेरी एनर्जी कम होगी इस दौरान की बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कैसे मेरे भाई, तुमने अपना एरिया फैलाया, मतलब तुम एक पहले कम स्पेस पे थे, अब तुम बड़े स्पेस पे फैल गए, तो तुमने वर्क किया ना फैलने में। अरे तुम्हारा नाम गैस है, जब गैस एक बड़े एरिया पे फैलती है तो उसके लिए वर्क करेगी ना बेटा, तो गैस वर्क करेगी तो एनर्जी लगेगी ना बेटा। मान लो कल के दिन तुम यहां से भागते हुए चले गए, पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया तुमने, मान लो, तो भाई साहब तुम्हें वर्क करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा, तुम्हारी एनर्जी इस दौरान कम हुई कि नहीं हुई। अरे थक जाएगा ना, शाम तक तेरे को लगेगा और गणपति बप्पा मोरिया और लेके पूरे पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, लेकिन इस दौरान तू बोलेगा ना यार कुछ अब लड्डू वड्डू ले आ दो यार, एनर्जी कम हो गई, कब्जा करने में 2 घंटे लग गए,
बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो जब एक्सपांशन होगा तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी ना। तो नेगेटिव मानते हैं यस अपन सर। वर्क डन इसको, एक्सपांशन वाले को, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तुम्हें नहीं आया समझ में? आ गया या मुझे अकेले ही आ रहा है समझ में? एक बात सोचो आप कि एक्सटर्नल अपन किसके रिस्पेक्ट में वर्क डन देख रहे हैं केमिस्ट्री में? सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जब एक्सपांशन हुआ तो सराउंडिंग ने क्या किया? अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट बैक किया, तो उसका वर्क डन क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। नहीं आया तुम्हें? अबे उसका वर्क डन नेगेटिव हुआ क्योंकि वो पीछे की ओर गई, वो रिट्रीट बैक हुई, तो उसका वर्क डन नेगेटिव आया कि नहीं आया? बिल्कुल नेगेटिव आया। सही है कि नहीं है? तो केमिस्ट्री के अंदर जब एक्सपांशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, क्योंकि सिस्टम आगे बढ़ा। बोलो यार। यस सर। और उसकी वैल्यू अपन क्या लेते हैं? नेगेटिव। क्या लेते हैं? नेगेटिव। तुम्हें नहीं आया समझ में? आया? तो वर्क डन की वैल्यू क्या आती है? नेगेटिव आती है। तो एक्सपांशन में कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं केमिस्ट्री में? वर्क डन बराबर क्या लिखूंगा? माइनस पी डेल्टा वी लिखूंगा केमिस्ट्री में, कि प्लस पी डेल्टा वी लिखूंगा? भाई साहब, जो बाहर का साइन है ना, इसको कभी टच मत कर देना, ये तो इंटरनली एडजस्टेड है। ये तो साइन एडजस्टेड है, काय का माइनस काय का प्लस, केमिस्ट्री का फॉर्मूला ही है माइनस पी डेल्टा वी। बोलो हाउ। अब यदि मान लो एक्सपांशन हुआ तो V2 बढ़ा के V1 बढ़ा, V2 बढ़ा तो V2 माइनस V1 तो V2 वैसे ही पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पे नेगेटिव तो नेगेटिव आएगी, इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया? तो बेटा एक्सपांशन में वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव होता है। काय में? केमिस्ट्री में। फिजिक्स में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, क्योंकि उनका फॉर्मूला प्लस पी डेल्टा वी होता है। बोलो हाउ। अच्छा, तो वर्क डन बराबर नेगेटिव इन एक्सपांशन, वर्क डन बराबर नेगेटिव इन एक्सपांशन, और इसको हम क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम। बोलो चमका। यस सर। दूसरा क्या है भाई? वर्क डन बराबर पॉजिटिव इन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन इसको क्या बोलते हैं? वर्क डन बाय ऑन द सिस्टम। समझा कि नहीं समझा? चमक गया कि नहीं चमक गया? वर्क डन पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? किस में? कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। कॉन्ट्रैक्शन हुआ है तो V2 छोटा है, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज अ पॉजिटिव। तो क्या किसी केस में आप वर्क डन का फॉर्मूला चेंज करोगे केमिस्ट्री में? जी नहीं, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करना। फॉर्मूले का साइन इंटरनली एडजस्टेड है, आप अपना दिमाग मत लगाओ, ओके सर। अपने आप ही उत्तर सही साइन के साथ आ जाएगा। टोप लो। ये बात थी वर्क डन की। साइन कन्वेंशन आ गया सबको समझ में भाई? आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? तेरे को भी यस आ सर, आ गया? गया। थम्सअप। थम्सअप कौन दिखाता है यहाँ पे? हाँ भाई आ जाया करो, थम्सअप थम्सअप दिखा दिया करो, हमें अच्छा लगता है तुम्हारा थम्स अप देख के। सर। हाँ बेटा बोलो। सर आप ये बोल रहे हो ना कि अगर एक्सपांशन होगा तो मतलब जो फाइनल वॉल्यूम होगी तो वो ज्यादा होगी, तो V2 माइनस V1 वाला टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा और वो अपने आप माइनस आ जाएगा। यस, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। वर्क डन की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आएगी। वर्क डन एक्सपांशन में नेगेटिव होता है, उसके लिए आपको केमिस्ट्री के सूत्र को छेड़ने की आवश्यकता नहीं। केमिस्ट्री का सूत्र कांस्टेंट है, माइनस पी डेल्टा वी। बोलो यस चमका। सर। आप अपने मन से साइन को चेंज मत कर देना, आप तो V2 V1 की वैल्यू रखो, उत्तर साइन के साथ सही आएगा। ओके बेटा, साइन चेंज करने पे पाप पड़ता है, बिल्कुल सही बात कही है तुमने, शाबाश। द मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, और 10 मिनट बाद क्लास भी एंड हो जाएगी क्योंकि समय हो रहा है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अपन बात करते हैं हीट वाह की। काय की बात करेंगे? हीट वाह की बात करेंगे। अरे ये हरा मार्कर तो चिपक गया भैया, लेकिन तुमने एसी बंद कर दिया इसलिए ऐसा हो गया। कहाँ चालू है? 26 पे चलाओगे तो ऐसे ही होगा ना। अपनी उम्र पे मत चलाओ, मेरी उम्र पे चलाओ, 18 पे। 18 पे मत चलाना वैसे।
बिजली ज्यादा खर्च हो जाएगी भाई। चलो एसी चला दे मेरे भाई, चालू है, थोड़ा टेम्परेचर गिरा दे यार। अभी तुम तो यंग नहीं हो ना, इसलिए तुम्हारी हालत ही है, मैं तो यंग हूँ। हाँ चलो 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 चलो, हो गया, चलो चलो हीट पे वापस आ जाओ, आओ हीट हीट खेले। आज मैं सबके घर पे स्क्रीनशॉट भेजने वाला हूँ जो जो लोग क्लास में एब्सेंट थे। हीट 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 का मतलब क्या होता है? क्यू, विच इज चेंज ऑफ हीट। चेंज ऑफ हीट यही होता है बेटा, सही है। हीट क्यू है, जो कि क्या होता है? चेंज ऑफ हीट होता है, समझना बेटा। अब यदि मान लो, मेरी बात को ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, ठीक? मान लो सिस्टम को हीट दी गई, कौन बच्चा मेरे को बताएगा? सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम। केमिस्ट्री में क्या करेंगे और फिजिक्स? पॉजिटिव। हाँ बोलो बेटा। हाँ फिजिक्स में तो पॉजिटिव लिखेंगे, और केमिस्ट्री में? अच्छा वहां भी पॉजिटिव लिखेंगे, दोनों में एक ही लिखेंगे, यही कहना चाह रहे हो? यस सर। अच्छा यस good, सर। सही कह रहे हो तुम लोग, करेक्ट है। बस यहाँ पे आप ये लिखोगे Q बराबर पॉजिटिव, और वहां पे लिखोगे DQ बराबर पॉजिटिव। बोलो बेटा, बात एक ही है, मतलब एक ही है, ठीक? If heat is taken out of system, heat is taken out of system, तो Q की वैल्यू क्या होगी बेटा? नेगेटिव होगी, और इधर DQ की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। दोनों चीजें ऐसी ही होंगी, ठीक है बच्चे? चलो आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं, थोड़ा रुक जाएं, लो रुक गए। ठीक है बेटा, कोई बच्चा बता सकता है हीट में कैलोरी की डेफिनेशन? कोई बच्चा बता सकता है कैलोरी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। किसका टेम्परेचर? अरे 1 डिग्री, किसका टेम्परेचर चेंज करना है? अबे सिस्टम, 1 मतलब ग्राम कैसी बात कर अमाउंट रहे हैं, का। शर्म नहीं आती क्या? सिस्टम अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अरे यार फिर फालतू की बात। बॉडी, कौन सी बॉडी? क्या सारी 1 बॉडी ग्राम एक ही हीट देने पे 1 डिग्री से गर्म हो जाती है? हाँ बोलो, कौन बताएगा? बताओ बताओ। 1 ग्राम, हाँ बेटा। 1 ग्राम का 1 डिग्री इंक्रीज करने के लिए। अबे 1 ग्राम किसका? 1 ग्राम किसका? ये तो पता है ना, कैलोरी 4.2 जूल होती है, या 4.18 हाँ जूल सर। होती है। तुम्हें क्या लगता है, तुम किसी भी चीज को गर्म करोगे 1 डिग्री से, तुम्हें बराबर की हीट देनी पड़ेगी? अलग अलग देनी नहीं पड़ेगी ना सर। भाई। तो इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बताओ मुझे, क्या ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब कोई भी चेंज ऑफ टेम्परेचर है, या कोई स्पेसिफिक चेंज ऑफ टेम्परेचर? कौन सा स्पेसिफिक बताना? स्पेसिफिक है, हाँ 14.5 हाँ सही बोल से रहा है, सही बोल रहा है। 15.5 14.5 डिग्री से लेके 5। 15.5 डिग्री तक, करेक्ट है बेटा। क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हर डिग्री बढ़ाना मुश्किल पड़ेगा। शुरू में 50-60% तो सबके आ जाते हैं, उसके बाद 1-1% बढ़ाने में पसीने निकल जाते हैं। बात तो मैं बहुत बड़ी कह गया हूँ, एक बात तो सही है। चलो बच्चों, अब इतनी कहानी हो गई हमारी आज तक की। अब मुझे इसके बाद आपको पढ़ाना होगा इंटरनल एनर्जी, सो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा। कौन सा वाला नहीं आया समझ में? जल्दी बोलो। क्या बेटा?
बेटा 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बदलेगा टेम्परेचर, वो 1 डिग्री लेना आपको, हर 1 डिग्री नहीं लेना। सोच, यदि तेरा टेम्परेचर 100 डिग्री है तो 101 पे ले जाना पड़ रहा है, तो हीट अलग देनी पड़ती है, और 0 से 1 ले जाने में हीट अलग देनी पड़ती है। फिजिक्स में हो गया ना ये खत्म। चलो तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, विराम लेते हैं। अब कल नहीं, परसों वापस से क्लास लगेगी इतने ही बजे, है ना। चलो आज के लिए चाचा बाय बाय, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, बाय।